हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरव्यू टिप्स फॉर सर्विस एडवाइज़र, सर्विस सुपरवाइज़र एंड वर्कशॉप मैनेजर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कुछ इंटरव्यू टिप्स के बारे में जानेंगे, कुछ पॉइंट्स इंटरव्यू टिप्स के बारे में जानेंगे जो कि सर्विस एडवाइज़र के लिए, सर्विस सुपरवाइज़र के लिए या वर्कशॉप मैनेजर के लिए जो कहीं भी अगर जाके इंटरव्यू देते हैं तो उस इंटरव्यू में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें उनको ध्यान रखना होगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में, कुछ ऐसे इंटरव्यू टिप्स के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इंटरव्यू टिप्स फॉर सर्विस एडवाइज़र, सर्विस सुपरवाइज़र एंड वर्कशॉप मैनेजर। वैसे कैंडिडेट के लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सर्विस एडवाइज़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं कहीं भी, या फिर सर्विस सुपरवाइज़र के डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या वर्कशॉप मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक आप वॉच कीजिए और आपको जानकारी मिलेगा कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू के टाइम पे वो ज़रूरी होता है उन बातों को ध्यान देना। पहला पॉइंट है मेक प्रोफेशनल रिज्यूम। मेक प्रोफेशनली रिज्यूम। फ्रेंड्स, कहीं भी अगर आप अप्लाई करते हैं, किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं, चाहे कोई भी ऑटोमोबाइल्स की कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हो सर्विस एडवाइज़र के लिए या फिर सर्विस सुपरवाइज़र के लिए या WSM या वर्कशॉप मैनेजर के लिए अगर अप्लाई करते हैं, तो उस समय में क्या होता है कि आपका जो रिज्यूम है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है आपका रिज्यूम, ठीक है। तो रिज्यूम कभी भी फ्रेंड्स अगर आप बनाओ तो प्रोफेशनली तरीके से बनाओ, ठीक है। तो आप कभी भी रिज्यूम बनाओ ना तो उसमें अपना सेल्फ के बारे में डिटेल रहना चाहिए, पर्सनल डिटेल रहना चाहिए, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया, फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कहाँ से आप इंजीनियरिंग पास आउट किए हैं तो वो मेंशन होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस किस किस ऑर्गेनाइजेशन में है, प्रीवियस एक्सपीरियंस जो भी है वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रोफेशनल तरीके से रिज्यूम बनाना चाहिए। और प्रोफेशनली तरीके से रिज्यूम बना हुआ ही हमको सबमिट करना है, कहाँ, तो HR को, जहाँ हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो सर्विस एडवाइज़र हो, चाहे सर्विस सुपरवाइज़र हो, चाहे वर्कशॉप मैनेजर हो, जो भी डेजिग्नेशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि आपका रिज्यूम जो है ना सुंदर और अच्छा तरीके से बना हो, है ना, जिसमें कि सारा चीज़ डिटेल उसमें मेंशन किया हो। आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आप कहाँ कहाँ ट्रेनिंग किए हुए हैं, है ना, क्या आपका एक्स्ट्रा अगर अचीवमेंट है, अगर किसी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हो और वहाँ अगर कोई क्विज़ या कोई भी कंपटीशन होता है तो उसमें अच्छा परफॉर्म किए हो तो उसका जो अप्रिशिएशन का सर्टिफिकेट भी इंटरव्यू में आप मेंशन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि HR और सामने वाला इम्प्रेस होता है रिज्यूम को देख के, ठीक है। तो रिज्यूम बनाओ तो ऐसा नहीं सिर्फ नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा रिज्यूम बनना चाहिए ताकि लोग इम्प्रेस हो और आपके बारे में अच्छी तरीके से उनको सारा डिटेल के बारे में मालूम चले, जानकारी मिले, ठीक है। नेम हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, डेट ऑफ बर्थ जो भी है ना, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए मेंशन, कब से कब तक काम किए हैं वो भी मेंशन होना चाहिए, कितने से कितना आपका इस ऑर्गेनाइजेशन में है या कौन से डेजिग्नेशन पे हो वो पूरा मेंशन होना चाहिए आपके रिज्यूम पे। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स कि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। ये प्रोफेशनली तरीके से प्रेजेंटेशन, कहीं भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं फ्रेंड्स तो क्या है कि आपका प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अभी बात करें ये प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन क्या है, तो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन ये है फ्रेंड्स कि कहीं भी अगर आप इन तीनों के डेजिग्नेशन के लिए कहीं भी किसी भी जगह किसी भी कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हो तो ये डिपेंड करता है कि आपका ड्रेस कैसा है, आपका ड्रेस कोड कैसा है। आप शू मैंडेटरी है, प्रोफेशनल हो, इंजीनियर्स हैं आप, तो आपको ज़रूरी है, आप सर्विस एडवाइज़र के लिए अप्लाई कर रहे हो, वर्कशॉप मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको खुद को अच्छी तरह से मेंटेन करके जाना होगा। डैट मीन्स अच्छा से प्रेजेंटेशन करना होगा। अभी प्रेजेंटेशन में किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। पहला कि आपका यूनिफॉर्म एक प्रोफेशनल ड्रेस होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि टी-शर्ट और जीन्स में आप चले जाओ इंटरव्यू के लिए। एक वेल यूनिफॉर्म होना चाहिए, प्रोफेशनल यूनिफॉर्म होना चाहिए, ड्रेस होना चाहिए, शू होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। बाल है तो वो बाल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना होना चाहिए, क्लीन सेव होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपका लुक, ठीक है, क्लीन सेव होना चाहिए, है ना।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी मायने रखता है, इम्पोर्टेंट रखता है ना, कि आप किस तरह से एचआर के सामने प्रेजेंट होते हैं। जरूरी है कि आप हमेशा कभी भी ये टेक्निकल डेजिग्नेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि किसी तरह से भी इसको ये जैसे अगर आप ड्रेस पहने हो तो इसको मोड़ के फोल्ड करके बाल कैसे ही बिखरा हुआ हो, आप शर्ट कैसा भी पहन के चले जाए, नहीं, ये सब सारा चीज, इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ। तो अपने शू होना चाहिए, प्रोफेशनल शूज होना चाहिए, यूनिफॉर्म सही होना चाहिए, टी शर्ट और जीन्स कभी भी पहन के नहीं जाना चाहिए यूनिफॉर्म में, है ना। उसके बाद आपका क्लीन सेव होना चाहिए, हेयर स्टाइल एकदम प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए, है ना, वेल मेंटेन करके आपको प्रेजेंट करना है। एक चीज समझने वाली बात है कि अगर कोई भी एचआर या फिर जो भी आपका इंटरव्यू लेते हैं, जो भी पर्सन आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो उस समय में उनको ये पता नहीं रहता है कि आप कितना टेक्निकली एक्सपर्ट हो या कितना अच्छा जानते हो या कितना नॉलेज है आपके अंदर, क्या क्वालिटी है। सबसे पहले तो आपको देख के ही वो जज करते हैं। तो फर्स्ट साइट में आपको देख के वो गेस करते हैं कि सामने वाला कैसा दिखता है ना। तो अगर फर्स्ट टाइम में अगर आप जो ऐसे ही अगर इंटरव्यू देने के लिए चले जाओ तो फिर वो सिंपल है, वो ये सोचेंगे कि भैया ये बंदा अपने आप को मेंटेन सही से नहीं कर रहा है, सही से ड्रेस यूनिफॉर्म नहीं पहन, सही से ये शू इसका प्रॉपरली पॉलिश किया हुआ नहीं है ना, या फिर शेविंग नहीं है सही से। तो वो ये सोचेंगे कि भैया ये जो सामने वाला जो इंटरव्यू देने के लिए आया है वो खुद को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो हम इसका जब सिलेक्शन करेंगे तो हमारे कंपनी को क्या मेंटेन करेगा। इसलिए कभी भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जाए, आप टेक्निकल डेजिग्नेशन के लिए सर्विस एडवाइजर हो, सुपरवाइजर हो, वर्कशॉप मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, या किसी भी इंटरव्यू, किसी भी डेजिग्नेशन के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ जरूरी होता है कि प्रोफेशनली प्रेजेंटेशन, आपका यूनिफॉर्म वेल होना चाहिए, मतलब प्रोफेशनल यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना, प्रोफेशनल यूनिफॉर्म होना चाहिए, हेयर बाल बिल्कुल बना होना चाहिए, क्लीन सेव होना चाहिए, शू अगर है तो शू में बिल्कुल पॉलिश होना चाहिए, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है आपके इंटरव्यू के लिए। अब आ जाओ फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट में है कि प्रिपेयर टेक्निकल क्वेश्चंस एंड रोल ऑफ सर्विस एडवाइजर, सुपरवाइजर एंड वर्कशॉप मैनेजर। फ्रेंड्स जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, सर्विस एडवाइजर के लिए या सर्विस सुपरवाइजर के लिए या वर्कशॉप मैनेजर के लिए अगर इंटरव्यू के लिए अगर जाते हो, उस डेजिग्नेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ क्या होता है कि आपसे, क्योंकि आप तो टेक्निकल डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई किए हो, टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो, सर्विस एडवाइजर इज अ टेक्निकल पर्सन, सुपरवाइजर एंड वर्कशॉप मैनेजर इज अ टेक्निकल हैंड चाहिए। इसमें कम से कम इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से, या बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। तो एक इंजीनियर ही इस तीनों के डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकता है ना। तो अगर आप कहीं भी अगर जाते हो इस तीनों के डेजिग्नेशन के लिए तो वहाँ क्या होता है कि आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ इंटरव्यू में जाने से पहले आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो, कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छी तरह से इंटरव्यू देने से एक दिन पहले अपना प्रिपेयर करके जाओ, ताकि उस समय में जो अगर सामने वाले जो एचआर हैं या फिर जो टेक्निकल जो इंटरव्यू ले रहे हो वो आपसे अगर कुछ जवाब पूछे, कोई टेक्निकल चीज़ पूछे, तो आप उसको अच्छी तरह से आप जवाब दे पाओ, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रिपेयर करके जाएं टेक्निकल क्वेश्चंस। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जिसका प्रिपरेशन अच्छी तरह से होना चाहिए और आप जाके इंटरव्यू में, ताकि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, जो भी क्वेश्चन करें आप उसका आंसर सही तरीके से करेक्ट दे पाए। फ्रेंड्स इसमें मैं इस टेक्निकल क्वेश्चन में, जो कि सर्विस सुपरवाइजर हो गया, सर्विस एडवाइजर हो गया या वर्कशॉप मैनेजर हो गया, तो इन सब के लिए कुछ टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया, पहले से बनाए हुए हैं। तो अगर फ्रेंड्स अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर आप जानते हैं, टेक्निकली क्वेश्चन अगर आपको पता है तब तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। अगर इनकेस अगर आप जानना चाहो तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, आपको पता चलेगा कि टेक्निकल क्वेश्चन क्या क्या होता है और इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ पूछा जाता है। आप उस वीडियो को फ्रेंड्स जरूर वॉच कीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि टेक्निकली
सर्विस एडवाइजर के लिए, सर्विस सुपरवाइजर के लिए, वर्कशॉप मैनेजर के लिए टेक्निकली क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में, उस वीडियो में सारा चीज एक्सप्लेन करके मैं बताया हूँ। तो आप एक बार जाके उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रिपेयर कीजिए टेक्निकल क्वेश्चन। जब भी अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ इस तीनों के डेजिग्नेशन के लिए, तो आपको पहले से कुछ टेक्निकल क्वेश्चन जो भी है वो प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा रोल ऑफ सर्विस एडवाइजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, वर्कशॉप मैनेजर हो गया। फ्रेंड्स क्या है कि अक्सर पूछा जाता है, अगर जब आप सर्विस एडवाइजर के लिए अप्लाई करते हो ना, तो सामने वाला जो एचआर है ना, वो जनरली ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि आपसे पूछेगा कि भैया आप जो डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई किए हो, चाहे वो सर्विस सुपरवाइजर के लिए हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया सर्विस सुपरवाइजर का क्या काम होता है, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है सर्विस सुपरवाइजर का। अगर आप सर्विस एडवाइजर के लिए अगर अप्लाई किए हो, तो जनरली देखा जाता है कि एचआर आपसे क्वेश्चन करेगा कि भैया सर्विस एडवाइजर का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है सर्विस एडवाइजर का। अगर सर्विस एडवाइजर के लिए अप्लाई किए हो तो सर्विस एडवाइजर के बारे में मालूम होना चाहिए, सर्विस सुपरवाइजर के बारे में मालूम होना चाहिए, वर्कशॉप मैनेजर के रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस टॉपिक पे, ये तीनों टॉपिक पे, सर्विस एडवाइजर, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सुपरवाइजर एंड वर्कशॉप मैनेजर, ये तीनों पे मैंने पहले से वीडियो बनाया हूँ। आप अगर उस वीडियो को अगर वॉच करना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में के लिंक, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक डाल दिया हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए। आप जब भी अगर इंटरव्यू के लिए जाएं, ये तीनों के डेजिग्नेशन के लिए, सर्विस एडवाइजर या सुपरवाइजर या वर्कशॉप मैनेजर के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ टेक्निकल क्वेश्चन, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछता है ना। तो उस टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, रोल के बारे में पता होना चाहिए कि भैया सर्विस एडवाइजर का क्या काम होता है, सुपरवाइजर का क्या काम होता है, वर्कशॉप मैनेजर का क्या काम होता है ना। जो डेजिग्नेशन के लिए आप अप्लाई करोगे उसके बारे में जहाँ जनरली देखा जाता है 90% सामने वाला जो एचआर है ना, वो आपसे पूछेगा कि आप सर्विस एडवाइजर के लिए अप्लाई किए हैं, आप ये बताइए कि सर्विस एडवाइजर का क्या काम होता है, क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपसे पूछ सकता है। इसलिए आपको पहले से इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, वीडियो अगर देखना चाहें तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इस वीडियो के लिंक में जाके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं टेक्निकल क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है सर्विस एडवाइजर, सुपरवाइजर, वर्कशॉप मैनेजर के लिए क्या क्या क्वेश्चन होता है, टेक्निकल क्वेश्चन आप देख के आप समझ सकते हैं। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूँ, आप उस वीडियो को वॉच करके जान सकते हैं कि सर्विस एडवाइजर का, सुपरवाइजर का, वर्कशॉप मैनेजर का क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। आप उसको देख के वॉच करके समझ सकते हैं। यहाँ सब समझ में आया फ्रेंड्स? ये 3 पॉइंट, फ्रेंड्स ये तो 3 पॉइंट कॉमन है ना, ये कॉमनली क्वेश्चंस है। जैसे कि प्रोफेशनल तरीके से रिज्यूम बनाना, ये तो सिंपल है, सबको मालूम है और बनाना चाहिए। आप जब भी अप्लाई करते हो तो आपको प्रोफेशनल रिज्यूम होना चाहिए, एकदम वेल अच्छा सुंदर होना चाहिए रिज्यूम, है ना, जिसमें सारा चीज़ आपके बारे में कुछ उसमें एक्सप्लेन होना चाहिए, है ना। दूसरा, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कभी भी जाओ सामने में इंटरव्यू देने के लिए तो भाई एकदम बन ठन के जाना है, मतलब कि प्रोफेशनल तरीके से जाना है सामने में, एचआर के सामने में। ठीक है, शू पॉलिश होना चाहिए, क्लीन सेव होना चाहिए, ये सब सारी बातों पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, प्रिपेयर टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जब भी अगर आप इंटरव्यू के लिए देने जाओ तो। अब फ्रेंड्स आ जाओ, ये जो 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट्स जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अक्सर ये बच्चे जो है ना, अक्सर कैंडिडेट जो है ना, ये दोनों क्वेश्चन में फंस जाते हैं, वहाँ दिक्कत होता है उनको समझने में थोड़ी सी। मैं अब ये दोनों पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले ये 4 पॉइंट देखिए, 4 पॉइंट ये देखिए। डोंट मेंशन योर शॉर्ट टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस, डोंट मेंशन योर शॉर्ट टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस इन योर रिज्यूम। फ्रेंड्स कभी भी शॉर्ट टाइम का एक्सपीरियंस अपने रिज्यूम में मेंशन मत करो। अभी ये शॉर्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि अगर कहीं भी अगर आप 3 महीने के लिए कहीं काम किए हो, जो भी आपका रीज़न हो, आप 3 महीने ही काम किए हो या 6 महीने ही काम किए हो, तो ऐसा जो शॉर्ट टाइम तक जो कहीं अगर आप काम किए हो ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में, तो उसका एक्सपीरियंस कभी भी भाई अपने रिज्यूम में मेंशन मत करना। इससे सामने वाला नेगेटिव, इससे आपका जो है ना, सामने वाला ये आपके रिज्यूम को देख के वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अभी क्यों पड़ता है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। देखो भाई,
होता क्या है कि कहीं भी अगर आप जाते हो और आप 3 महीने काम करके छोड़ दिए, फिर दूसरा कंपनी ज्वाइन किए, फिर 6 महीने काम किए, फिर छोड़ दिए, और फिर नेक्स्ट कंपनी आप ज्वाइन किए, फिर 1 साल काम किए, फिर वहां छोड़ दिए, मतलब कि वो 1 साल काम किए और फिर से रिज्यूम बनाया, फिर दूसरे कंपनी में जाके आप इंटरव्यू देने के लिए चले गए। अब ये समझो कि अगर किसी एक कंपनी में आप 3 मंथ्स तक काम किए, ठीक है, 3 मंथ्स तक, उसके बाद आप दूसरी कंपनी को ज्वाइन किए और 6 मंथ तक काम किए, उसके बाद नेक्स्ट में क्या किए कि आप 1 ईयर तक काम किए एक कंपनी में और जाके दूसरी कंपनी में फिर से अप्लाई कर दिए, ठीक है। अभी ये देखिए कि आप 3 महीने तक काम किए एक कंपनी में, फिर उसके बाद आप रिजाइन देके दूसरी कंपनी को 6 महीने तक काम किए, फिर 3 महीने काम किए, फिर दूसरी कंपनी को चेंज कर दिए, दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिए, और वहां भी आप नहीं टिके और 6 महीने तक ही काम किए, फिर उसके बाद आप तीसरा कोई कंपनी को ज्वाइन किए और 1 ईयर काम किए, 1 साल काम किए, और फिर जाके आप दूसरे कंपनी के लिए अप्लाई किए, अपने रिज्यूम मेंशन किए, और ये सारा एक्सपीरियंस जो है ना आपने रिज्यूम में मेंशन कर दिए और अप्लाई करने के लिए चले गए। अभी देखिए इसको समझिए, देखिए होता क्या है कि अगर शॉर्ट टाइम, अगर 3 महीने या 6 महीने तक अगर काम करोगे ना, और वो एक्सपीरियंस है वो रिज्यूम में कभी भी मेंशन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं मेंशन करना चाहिए इसका समझिए, क्योंकि अगर 3 महीने काम किए ना, अगर 6 महीने काम किए ना, तो सामने वाला आपका जो रिज्यूम देखेगा ना, बोलेगा कि अरे ये लड़का जो है 3 महीने इस कंपनी में काम किया सर्विस एडवाइजर के डेजिग्नेशन पे, फिर 3 महीने काम करके फिर दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया, टाटा को ज्वाइन किया, फिर वहाँ 6 महीने काम किया, फिर 6 महीने टाटा कंपनी को छोड़ के फिर मारुति को ज्वाइन कर लिया, वहाँ 1 साल काम किया, तो फिर ये सोचेगा कि भैया ये 3 महीने इस कंपनी को ज्वाइन करता है, फिर उसके बाद दूसरी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो ये बार बार जॉब चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो अभी आया है मेरी कंपनी में अप्लाई कर रहा है, तो इसको भी अगर हम इस लड़के का अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो ये मेरे यहाँ भी नहीं टिकेगा, ये भी मेरे यहाँ 6 महीने या 3 महीने काम करके निकल जाएगा। तो ऐसे केस में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो निगेटिव इफेक्ट पड़ता है सामने वाला। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि किसी भी कंपनी को अगर आप ज्वाइन करते हो, कहीं भी ज्वाइन करते हो, तो एचआर या फिर जो भी सर्विस हेड है या फिर जो भी मैनेजर है, जो भी सीनियर पर्सन है, वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि उनका एम्प्लॉय 3 महीने काम करके छोड़ के भाग जाए या 6 महीने काम करके छोड़ के भाग जाए। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब आप कभी भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, चाहे महिंद्रा को ज्वाइन करते हो, टाटा मोटर्स या हुंडई, जो भी कंपनी को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में अगर ज्वाइन करते हो, तो उस समय में क्या है, आप ज्वाइन करने के बाद आप पर एक्सपेंसेस कंपनी का होता है। किस चीज़ का एक्सपीरियंसेस? तो आप जैसे ही ज्वाइन करोगे तो आपको फिर वो ट्रेन करेगा, आपको ट्रेनिंग में भेजेंगे। डीलर जो है ना, डीलर जो है आपको ट्रेनिंग में भेज देंगे, कंपनी के ट्रेनिंग में, सर्विस एडवाइजर के ट्रेनिंग में। वहाँ आप ट्रेनिंग करोगे, वहाँ ट्रेनिंग करके आपको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग में क्या है कि डीलर के एक्सपेंसेस खर्चे लगते हैं, कंपनी का भी एक्सपेंसेस है। तो वो जो 3 महीने का ट्रेनिंग दे देगा आपको, फिर उसके बाद आप 3 महीने या 6 महीने काम करके, 1 साल काम करके फिर भाग जाओगे। तो इससे क्या है कि कंपनी को नुकसान है, डीलरशिप को या कंपनी को नुकसान होता है ऐसे बंदों का सिलेक्शन करने पे। इसलिए कभी भी अगर आप कहीं भी 3 महीने या 6 महीने या साल भर काम भी किए हो, तो कभी भी वैसे एक्सपीरियंस को आप मेंशन नहीं करो। शॉर्ट टाइम एक्सपीरियंस को कभी भी अपने रिज्यूम में मेंशन भाई नहीं करो। अगर वो चीज़ मेंशन कर दिए और इंटरव्यू के रिज्यूम में जाके आप सामने वाला को दोगे ना, तो वो भैया वो क्वेश्चन भी करेगा आपसे कि आप इस कंपनी में 3 महीने भैया, फिर उसके बाद 6 महीने, ये बार बार जॉब आप चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे लड़के को अगर हम सिलेक्शन भी करेंगे तो ये भी वही काम करेगा, यहाँ भी मेरे यहाँ 3 महीने या 6 महीने या 1 साल काम करके भाग जाएगा। हम इस पर एक्सपेंस करेंगे, खर्च करेंगे, इसको ट्रेनिंग में भेजेंगे, इसको ट्रेन करेंगे, है ना, और फिर बाद में क्या है कि ये भाग जाएगा। तो इससे कंपनी का नुकसान होता है। कभी भी कंपनी ये नहीं चाहता है कि शॉर्ट टाइम कैंडिडेट को अपने यहाँ रखे, ऐसा कभी भी कोई नहीं चाहता है। वो चाहता है कि लंबे समय तक काम करे, ऐसे कैंडिडेट जो हमारे यहाँ लंबे समय तक टिके काम करे, ऐसा मैन पावर का सिलेक्शन करना चाहता है एचआर डिपार्टमेंट। कभी भी ये नहीं कि 3 महीने 6 महीने के लिए काम वाला कैंडिडेट उनको नहीं चाहिए। इससे कंपनी का नुकसान होता है, ये निगेटिव पॉइंट्स है। इसीलिए भैया कभी भी अगर सर्विस एडवाइज़र हो, जो भी कैंडिडेट हो, सर्विस एडवाइज़र हो या सुपरवाइज़र हो या वर्कशॉप मैनेजर हो, अगर भैया आप
2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल भर तक का कहीं भी काम किए हो तो उसका एक्सपीरियंस साल भर तो चलेगा, बट फिर भी वो वहाँ नेगेटिव है। तो ऐसे कम शॉर्ट टाइम एक्सपीरियंस को कभी भी अपने रिज्यूम में मेंशन नहीं करना चाहिए। और दूसरा, मेंशन करना नहीं चाहिए और काम भी नहीं करना चाहिए। 3 महीने, 6 महीने ऐसा करके कहीं भी आप काम नहीं कीजिए। जहाँ भी आप ज्वाइन करें ना, तो थोड़ा लंबे समय तक काम कीजिए, क्योंकि वो 3 महीने, 6 महीने से कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा और आप सीख भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, आप ट्रेन नहीं हो आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं आएगा, आप मैच्योर्ड नहीं हो पाओगे। इसलिए कहीं भी काम कीजिए तो मिनिमम 2 ईयर्स, मिनिमम 2 साल आपको काम करना चाहिए और 2 साल वाला ही एक्सपीरियंस आप डालो। 2 साल से ऊपर जितना रहे चलेगा, लेकिन ये 3 महीने, 6 महीने मतलब शॉर्ट टाइम, डोंट मेंशन योर शॉर्ट टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस, डोंट मेंशन योर शॉर्ट टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस इन योर रिज्यूम। अपने रिज्यूम में कभी भी कम समय में, जहां जिस कंपनी में, अगर ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए कम समय में के लिए, कहीं भी 3 महीने, 6 महीने तक के लिए कहीं भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ज्वाइन कीजिए तो लंबे समय तक ज्वाइन कीजिए। देखिए होता क्या है, हम समझ रहे हैं, देखिए होता क्या है कि अगर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो फर्स्ट टाइम में क्या है कि आपको सिचुएशन को समझने में, मतलब कि अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। 1 महीने, 2 महीने आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप किसी एक कंपनी को छोड़ के, टाटा मोटर्स को छोड़ के अगर हुंडई को ज्वाइन करोगे, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वहाँ का डीएमएस अलग होगा, यहाँ का डीएमएस होगा, कस्टमर डिफरेंट होंगे, ये मतलब थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, माहौल अलग होगा, है ना, लोग अलग होंगे, तो उनको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा आपको मुश्किलें आएगी, दिक्कतें आ सकती है। लेकिन कुछ दिन आपको जब आप रहोगे, जब आप काम करोगे टिक के, तो उस समय में क्या है कि आप उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर लोगे। ठीक है, इसलिए कहीं भी किसी भी जगह रहे तो पैसेंस के साथ रहें और पैसेंस के साथ, ऑनेस्टी के साथ कहीं भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 महीने, 2 महीने काम किया, और कभी भी रिज्यूम में मेंशन नहीं करना है। ऐसा तो काम करना ही नहीं चाहिए 2 महीने, 3 महीने, ऐसे लंबे समय तक के लिए काम कीजिए, कम से कम 2 साल के लिए काम कीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और दूसरा ये कि 2 साल का मतलब एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए, वो वाला एक्सपीरियंस आप डाल सकते हैं, लेकिन 3 महीने, 6 महीने वाला एक्सपीरियंस नहीं डालना चाहिए। और अगर इनकेस अगर आप कहीं 3 महीने या 2 महीने तक कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किए भी हो, तो उसको आप रिज्यूम में मेंशन नहीं करना। इससे क्या होगा कि आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, आपके इंटरव्यू पे नेगेटिव मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका सिलेक्शन का चांसेस कम होगा। ठीक है, इसलिए कभी भी डोंट मेंशन योर शॉर्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस इन योर रिज्यूम। अपने रिज्यूम में कभी भी शॉर्ट टाइम का वर्क एक्सपीरियंस मेंशन नहीं करना चाहिए। कम से कम मिनिमम जो है ना, मिनिमम अगर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो तो ऐसे एक्सपीरियंस को ही अपने रिज्यूम में मेंशन करें। ये 3 महीने, 6 महीने वाला एक्सपीरियंस कभी मेंशन नहीं करना चाहिए शुरू, है ना। ये ऐसे में क्या, सामने वाला आपके बारे में वो नेगेटिव मार्क्स दे देगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया फ्रेंड्स ये 4 पॉइंट्स। अब देखो फ्रेंड्स ये 5 पॉइंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आ जाऊँ 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स में क्या है कि रीजन ऑफ लीविंग योर जॉब, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी। फ्रेंड्स देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी खतरनाक, डेंजरस क्वेश्चन है। ये जो एचआर का जो सामने वाला जो भी बंदा, जो भी रिज्यूम लेके जो अप्लाई किया है, उनके लिए काफ़ी खतरनाक, डेंजरस क्वेश्चन होता है कि रीजन ऑफ लीविंग योर जॉब, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी। आप जो कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी को छोड़ने का क्या रीज़न है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत डेंजरस क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अक्सर कैंडिडेट फंसते हैं और उनको पता नहीं होता है कि सामने वाला जो, उनको क्या हम जवाब दें। अभी क्या है कि रीजन ऑफ लीविंग योर जॉब, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, आप जिस कंपनी को छोड़े, आपके जो रिज्यूम में जो भी मेंशन होगा ना, 2 साल तक काम किए, फिर छोड़ के हम हुंडई को ज्वाइन कर लिए, फिर वहाँ 1 साल काम किए, फिर हम टाटा मोटर्स को ज्वाइन कर लिए, तो सामने वाला एचआर आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि भैया आप जो कंपनी को जो रिज़ाइन किए, छोड़े, उसका क्या कारण था, रीज़न क्या है। या फिर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी को छोड़ के मेरी कंपनी के लिए जो अप्लाई की हो, तो वहाँ छोड़ के हमारे इस कंपनी में जो आप आ रहे हैं, तो उस जॉब को छोड़ने का क्या कारण है, क्या रीज़न है। तो ये क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या रीज़न छोड़ने का क्या कारण है। देखिए फ्रेंड्स, अक्सर कैंडिडेट जो है ना यहाँ फंसते हैं और उनको समझ में नहीं आता है और क्या जवाब देते हैं कि अपना जो
दूसरे डीलरशिप पे या दूसरे कंपनी में जो काम कर रहे होते हैं, या फिर काम कभी भी एक्सपीरियंस में जो भी वर्क एक्सपीरियंस है उसमें जिस कंपनी में काम किए हो, तो वहाँ क्या है कि एचआर को अपना पर्सनल रीज़न बताने लगते हैं। भैया एक्चुअली क्या है कि सर हम वहाँ ज्वाइन किए थे, तो वहाँ हमारा जो मैनेजर के साथ थोड़ा अनबन हो गया और एक कस्टमर को लेके डिस्कस हो गया, आर्ग्यूमेंट हुआ, अनबन हुआ और उनका मेरा ये मतलब बात नहीं बना, इस वजह से मैंने रिज़ाइन देके भाग गया। ये क्या है सर? मेरा वो वहाँ था ना, वहाँ क्या है कि एक्चुअली जो हम सर्विस एडवाइज़र थे, लेकिन सर्विस जीएम जो है ना वो मतलब मेरे से बिहेव सही नहीं करते थे, या फिर उनसे झगड़ा हो गया, या फिर उनसे कुछ ऐसा काम था, ऐसा मतलब अनबन हो गया, या फिर आर्ग्यूमेंट हो गया जिस वजह से किसी भी कस्टमर को लेके उनसे डिस्कस हुआ, बाती हुआ है ना, झगड़ा हो गया और हम क्या उस कंपनी को छोड़ दिए। कभी भी इस टाइप का रीज़न सामने वालों को नहीं बताना चाहिए। ऐसा अगर हुआ भी हो तो अपना पर्सनल रीज़न भाई नहीं बताओ यार। आप जो बता रहे हो ना, इस रीज़न के कारण हम छोड़ दिए, उनसे झगड़ा होने के कारण छोड़ दिए, या फिर वहाँ का सिचुएशन अच्छा नहीं था, या फिर वहाँ क्या था वर्कलोड ज़्यादा था, या फिर कुछ ऐसे इस टाइप के जो पर्सनल रीज़न है ना, ये कभी भी इंटरव्यू में शेयर नहीं करना चाहिए। आपके साथ ठीक है, अगर आपको वहाँ का सिचुएशन, वहाँ का अगर सिस्टम आपको समझ में नहीं आया हो, या वहाँ के किसी एम्प्लॉय से आपको परेशानी था, या फिर कुछ भी था, तो इस तरह के रीज़न को कभी भी इंटरव्यू में शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए अपना पर्सनल रीज़न। तो क्या कहना चाहिए? तो भाई कभी भी आपसे अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना कि रीज़न ऑफ लिविंग योर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को छोड़ने का क्या रीज़न है, तो भैया आप ऐसे पॉजिटिवली आप उनसे बात समझाओ और पॉजिटिवली बताओ कि सर एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन तो काफ़ी अच्छा था सर, वहाँ हमको काफ़ी सीखने को मिला और काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी कुछ हम वहाँ से सीखे सर, समझे सर। बट क्या है कि मैं यहाँ आपकी कंपनी को इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि सर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पर्सनल इम्प्रूवमेंट हो, पर्सनल ग्रोथ हो, और जो कंपनी को आप जैसे हुंडई कंपनी है, तो हुंडई कंपनी सर एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो मेरा ये सपना है या फिर मेरा ये इच्छा है कि सर हम इस कंपनी को ज्वाइन करें और अच्छा से अच्छा चीज़ हम सीखें और खुद को और भी ग्रो करें। कुछ इस तरह से बातें आपको बताना चाहिए पॉजिटिवली कि सर मैं अपने पर्सनल इम्प्रूवमेंट, पर्सनल ग्रोथ के लिए मैं उस कंपनी को रिजाइन करके दूसरे कंपनी को ज्वाइन किया, पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए और अच्छा बेटर सीखने के लिए, क्योंकि वहां सर हम सर्विस सुपरवाइजर थे और हमको सर्विस एडवाइजर बनना था। हालांकि वो कंपनी सर काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि हम जब सर्विस एडवाइजर सर्विस सुपरवाइजर थे तो वहाँ हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ टेक्निकली हमको लर्न किए, अचीवमेंट किए सर। बहुत अच्छी कंपनी थी, वहाँ से बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिला। पॉजिटिवली आपको बताना है, ये नहीं बताना है कि भैया वहाँ का जो भी आपका पर्सनल रीजन बता दो, तो सामने वाला जो एचआर ये सोचेगा कि भैया वो वहाँ उसका ऐसा हो गया, यहाँ भी हो गया, और मेरे यहाँ ज्वाइन करेगा तो यहाँ भी वही हालत होगा। इसलिए कभी भी भैया अपना पर्सनल रीजन नहीं शेयर करना चाहिए। रीजन ऑफ लिविंग योर, अगर कहीं भी काम किसी भी कंपनी को रिजाइन देके अगर दूसरी कंपनी को ज्वाइन किए हो, तो अगर आपसे ये एचआर अगर क्वेश्चन करे कि आपको जॉब छोड़ने का क्या कारण है, तो अपना पर्सनल रीजन नहीं बताना चाहिए, उनको पॉजिटिवली बताना चाहिए कि सर एक्चुअली जिस कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी थी और मुझे उस कंपनी से बहुत कुछ सीखने को मिला सर, टेक्निकली चीज़ सीखने को मिला और फिर मतलब हैंड प्रैक्टिकली वर्कशॉप में करने को मिला, जिससे सर मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला। लेकिन सर मैं उस समय में सर्विस सुपरवाइजर था और इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए सर्विस एडवाइजर के लिए सर वैकेंसी थी, इसलिए सर मैं खुद के पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, मोर और अच्छा से ग्रो करे, खुद इम्प्रूवमेंट के लिए, पर्सनल पर्सनल ग्रोथ के लिए मैंने उस कंपनी को रिजाइन करके सर इस कंपनी को ज्वाइन किया। तो ऐसे इस तरह से पॉजिटिवली उनको बताना चाहिए, अपना पर्सनल रीजन भाई नहीं बताना चाहिए एचआर को, वहाँ फिर क्या है कि आपका नेगेटिव मार्क्स आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो 5 पॉइंट है ना, ये आज के वीडियो में जो हम लोग ये जो 5 पॉइंट्स के बारे में जाने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंटरव्यू टिप्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स बताए हैं आपको, सर्विस एडवाइजर, सुपरवाइजर एंड वर्कशॉप मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं भी किसी भी इंटरव्यू के लिए अगर आप जाओ तो इन 5 पॉइंट पे ध्यान देके जाना होगा, इन 5 पॉइंट पे ध्यान जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट टिप्स है ये।
इंटरव्यू के लिए, एडवाइज़र के लिए, सुपरवाइज़र एंड वर्कशॉप मैनेजर के लिए। फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, और अगर आपको समझ में आया हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स, और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी फ्रेंड्स आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।